कर्नाटक में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक गहमा गहमी जारी है। कर्नाटक कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है। सीएम पद को लेकर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, मैंने अपना काम किया है, अब फैसला आला कमान को लेना है। We will leave to the high command. My party high command will take its call. I have not decided to go to Delhi still, because today I have lot of my people coming from all over the state. इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है, सीएम पद के प्रबल दावेदार सिद्धारमैया दिल्ली आएंगे। 1 बजे वो बेंगलुरु से रवाना होंगे। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर कांग्रेस आला कमान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नाराज नहीं करना चाहती। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक के लिए कांग्रेस का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। खबरों के मुताबिक सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे, जबकि डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। शिव कुमार को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाएगा। शिव कुमार 2024 तक कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहेंगे। कर्नाटक में शानदार जीत के बाद कांग्रेस अब जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। बेंगलुरु से कांग्रेस के तीनों ऑब्जर्वर दिल्ली रवाना हो गए हैं। बेंगलुरु के एक होटल में रविवार को विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने हिस्सा लिया। बेंगलुरु में विधायकों से मुलाकात के बाद तीनों पर्यवेक्षक कांग्रेस आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। सभी माननीय विधायकों से उनकी राय ले ली है जी, और राय लेने के बाद दिल्ली जाने में रिपोर्ट बनाकर ठीक है हम अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इस बीच बेंगलुरु में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विधायकों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 17 या 18 मई को कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। रविवार को तेलंगाना में बीजेपी की ओर से आयोजित हिंदू एकता रैली में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात छेड़ दी। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है और भारत में हमारे देश को एक सच्चा सेकुलर राष्ट्र बनाने का समय भी आ चुका है। असम में मदरसों पर हुई कार्रवाई का जिक्र भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस कार्यक्रम में किया। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 600 मदरसों को बंद कर दिया। मैं ओवैसी को बताना चाहता हूं कि मैं इस साल 300 और मदरसे बंद करने वाला हूं। मैं जब मुख्यमंत्री बने, आप लोगों को विश्वास लेते हुए हमें 600 मदरसा को एक ही दिन में हमने बंद किया। तो रविवार को बाबा बागेश्वर के पटना कार्यक्रम का दूसरा दिन था। रविवार को बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ पहुंच गई कि बाबा को दिव्य दरबार का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। उन्होंने सिर्फ हनुमंत कथा ही जारी रखी और उसके भी समय में बदलाव करना पड़ा। जो लोग जहां हैं वहां टीवी से ही कथा देखेंगे और जो है आएंगे नहीं, हमारी प्रार्थना है। हालांकि कुछ देर बाद दिव्य दरबार के लिए अलग पंडाल की भी मांग उठने लगी। बाबा ने मंच से ही कहा कि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि दिव्य दरबार के लिए पंडाल चाहिए। यही नहीं, बाबा ने मंच से एक बार फिर विरोधियों पर हमला बोला। आज तो रावण भी मन में कह रहा होगा, हमसे हुई भूल, बिहार के पगला अब उड़ा रहे धूल। इस बीच बीजेपी नेताओं का बाबा से मिलने का कार्यक्रम भी जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक फोटो ट्वीट कर अपनी और बाबा से मुलाकात के बारे में बताया। द केरला स्टोरी पर अपने अपने तरीके से राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है। फिल्म को बैन करने और टैक्स फ्री करने की प्रतियोगिता चल रही है। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का फिल्म को लेकर एक बयान सामने आया है। सीएम शिवराज ने कहा कि वो किसी भी हाल में MP को द केरला स्टोरी नहीं बनने देंगे। इनका नेटवर्क ऐसा है जो कई लोगों की जिंदगी भी तबाह करता है। इनका जो पैटर्न है, पहले धर्मांतरण करो, धर्मांतरण करके फिर बेटी से भी शादी करके उसको धर्मांतरित करो और उसके बाद उसको आतंकवाद के दलदल में धकेल दो। मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। लेकिन इस फिल्म पर विपक्ष भी लगातार अपने बयानों से पलटवार कर रहा है।
केरला स्टोरी पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज किया और कहा कि केरला स्टोरी के बाद योगी स्टोरी लॉन्च होगी। इसके बाद फिल्म बनेगी योगी स्टोरी। लास्ट में इस बीच केरला स्टोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली की ओर से दायर याचिका में केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कोर्ट ने रिलीज पर रोक से इनकार कर दिया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ रहे सचिन पायलट की जन संघर्ष पदयात्रा का आज आखिरी दिन है। सचिन पायलट 125 किलोमीटर की पदयात्रा कर अपने समर्थकों के साथ आज जयपुर पहुंचेंगे और भांकरोटा में जनसभा को संबोधित करेंगे। पेपर आउट होता है तो पैसे में बिकता है ना, तो पैसा, करप्शन इस पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है। उसके खिलाफ सब नौजवान है, मैं भी इस बात को लेकर रख रहा हूँ। और भाजपा के कार्यकाल में हम लोगों ने जो एलिगेशन लगाए थे वसुंधरा जी की सरकार में, उस पर कार्रवाई हम कर नहीं पाए प्रभावी तरीके से। उस बात को मैंने बार बार उठाया है और जनसंघर्ष यात्रा भी उसी को लेकर है। सचिन पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई छेड़ रखी है। हालांकि पायलट कह चुके हैं कि उनकी यात्रा किसी नेता या सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी और आस्था सिस्टम में बनी रहे नौजवानों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये करप्शन जो है, ये मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूँ, खासकर पिछली गवर्नमेंट ने जो करप्शन इश्यूज हमने टेकअप किए थे, उस पर हम प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए। इस पर कार्रवाई करने का समय आ गया है। शहर में ट्रैफिक जैम के हालात को देखते हुए पदयात्रा को जयपुर अजमेर हाईवे पर ही निकाला गया। कर्नाटक विधानसभा में जीत का फॉर्मूला महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल दल आजमाएंगे। रविवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला हुआ कि महाविकास अघाड़ी विधानसभा, लोकल बॉडी और लोकसभा का चुनाव साथ मिलकर लड़ेगी। इसी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर शुरुआती दौर की चर्चा भी हुई। बैठक के बाद कहा गया कि सहमति बन गई है कि राज्य में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव तीनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। सीटों के बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक की जीत को महाराष्ट्र भी दोहराएगा। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में जैसे कर्नाटक जीता है, वैसे हम महाराष्ट्र जीतेंगे। और जो सभाएं हमारी बाकी है, पुणे है, कोल्हापुर है, वज्रमूठ की सभा, महाविकास आघाड़ी की वज्रमूठ हम फिर एक बार यहाँ दिखाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी और मोदी शाह के खिलाफ कर्नाटक के लोगों ने अपना गुस्सा वोटों के जरिए जाहिर किया है। दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों के धरने को 22 दिन हो गए हैं। खाप पंचायतों और किसानों से पहलवानों को पूरा समर्थन मिला है, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। सरकार के रवैये से नाराज पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के महिला सांसदों से मदद की गुहार लगाई है। आवाज उन तक जाएगी तो शायद हमें ऐसे लगता है कि वो हमारे यहाँ हमारे समर्थन में आएंगी, क्योंकि ये सिर्फ हमारी रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, ये देश की हर उस बेटी की लड़ाई है, हर उस बहन की लड़ाई है जो इंसाफ मांग रही है आज देश से। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पहलवानों ने अपनी इस मुहिम में लोगों का समर्थन मांगते हुए 16 मई को सत्याग्रह करने की अपील की है। कुछ भी करके थोड़ा सा टाइम, 1-1, 2-2 घंटे आओ यहाँ, अपने बच्चों को लाओ, अपनी बेटियों को लाओ, कि उन्हें भी शक्ति मिले आगे इस समाज से लड़ने की या किसी अपराधी से लड़ने की। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक जिले की हैं, जहां माधोगढ़ गांव के लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। देखिए कैसे पानी की खातिर ये महिलाएं अपनी जान जोखिम में डालकर करीब 50 फीट गहरे कुएं में उतर गईं। कुएं में उतरने वाली महिलाएं पानी भरने के लिए मशक्कत करती दिख रही हैं और इसके बाद एक बार फिर जान का खतरा उठाकर कुएं से बाहर निकलती हैं। पानी के लिए इन महिलाओं का ये संघर्ष कोई नया नहीं है। पेट तालुका के माधोगढ़ गांव में 4 कुएं हैं और भीषण गर्मी की वजह से चारों ही कुएं सूख चुके हैं। इसलिए महिलाएं हर रोज अपने घर से कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर इस कुएं पर पहुंचती हैं और पानी के लिए जद्दोजहद करती हैं। इस गांव में प्रधानमंत्री मोदी की जल जीवन मिशन योजना भी फेल होती नजर आ रही है, तो वहीं महाराष्ट्र के मंत्री लोगों तक शुद्ध पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं। ऐसे भी गांव में पीने के पानी का प्रबंध कहीं नजदीक का जहां पर भी डैम होगा वहां से पानी लिफ्ट करके पानी पीने के पानी देने का प्रबंध किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाराष्ट्र दौरे पर औरंगाबाद पहुंचे और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के शौर्य की तारीफ की और पड़ोसी देश चीन को एक बार फिर कड़ा संदेश दिया। चाहे हल्दी घाटी हो
चाहे हमारी गलवान घाटी हो बहनों भाइयों, भारत का मस्तक न झुका है न कभी झुकने पाएगा, आपको विश्वास दिलाता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए चीन और पाकिस्तान पर अपनी सरकार की नीति साफ की। उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ नापाक मंसूबे पालने वालों को भारत कड़ा जवाब देता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि राजनाथ सिंह जी आप बोलो डंके की चोट पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, यदि हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं, यही हमारा संकल्प है। आग की लपटों में घिरा ये गोदाम डोनेत्स्क के उस इलाके का है जहां रविवार को रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। डोनेत्स्क के इस इलाके में रूस ने जो हमले किए हैं उसमें रिहायशी इमारतों से लेकर अलग अलग इमारतें भी उसके निशाने पर आईं। स्थानीय गवर्नर का कहना है कि रूस की ओर से की गई मिसाइलों की बरसात में 8 निजी घर, 7 अपार्टमेंट ब्लॉक और कई औद्योगिक उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों का कहना है कि रूस ने बार बार यूक्रेन के इस इलाके पर गोलाबारी की और रूस यूक्रेन बॉर्डर पर होने की वजह से यहाँ आए दिन लोगों को तबाही देखनी पड़ती है। डोनेत्स्क का ये इलाका अब सिर्फ रूस के लिए पंचिंग बैग बनकर रह गया है। यूक्रेन पर रूस का गुस्सा कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अक्टूबर से अब तक रूस ने 100 से भी ज्यादा मिसाइल हमले यूक्रेन पर किए हैं, जिसमें न जाने यूक्रेन के कितने घर तबाह हुए। जी न्यूज़।